हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजल मैकेनिक थ्योरी में। तो इसमें हमने जो पीछे तक पढ़ लिया, कुछ इंजन के भागों के अवयवों के एलिमेंट्स जिसे बोलते हैं, उनके नाम चल रहे थे। तो उनमें कुछ क्लियर हो जाने के बाद अब मैं नया हमारे पास टॉपिक आता है फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील सबको पता है क्या होता है, कहाँ फिट होता है। मान लेते हैं हमारी ये एक इंजन है। इंजन के मध्य में हमारी एक शाफ्ट होती है जिसे हमने कल ही पढ़ा था, जो इसकी मुख्य शाफ्ट होती है, जिसको हमने बोला था क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है कि फ्लाई व्हील कहाँ स्थित होता है। तो क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाई व्हील को फिट किया जाता है। फ्लाई व्हील का सबसे पहला कार्य अगर पूछा जाए तो क्या होता है? फ्लाई व्हील अपना मुख्य कार्य करता है कि ऊर्जा को संग्रहित, मतलब कि ऊर्जा स्टोरेज डिवाइस के नाम से इसे जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें कि आप यहाँ देखोगे कि एक फ्लाई व्हील की संरचना दर्शाई गई है। ये इसके बाहरी गियर है, ये रिंग गियर चढ़ाया जाता है। ये यहाँ थ्रू बोल्ट दिए जाते हैं जिसे क्रैंक शाफ्ट के ऊपर कस दिया जाता है। अब इसके बाद जानने की बात यह है कि ये ऊर्जा संग्रहण डिवाइस का कार्य कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि जब हमारे पिस्टन पे पावर डेवलप होती है तो हम यहाँ देखेंगे कि जब पिस्टन को पावर स्ट्रोक में बहुत जोरदार थ्रस्ट मिलता है, एक धक्का मिलता है पावर के समय, तो अचानक से वो पावर, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक पिस्टन है और पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड को जोड़ करके हम इसके साथ क्रैंक शाफ्ट अटैच कर दिया और यहाँ हमने लगा दिया अपना फ्लाई व्हील। जब पिस्टन को पूरा फोर्स मिलेगा तो पिस्टन अचानक से इस क्रैंक शाफ्ट पे धक्का देगा। अब पूरी की पूरी पावर क्रैंक शाफ्ट को मिलेगी। क्रैंक शाफ्ट अपनी पावर पूरी की पूरी इस फ्लाई व्हील को दे देगा। अब बचे हमारे पास 3 आइडल स्ट्रोक। कौन कौन से? सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। ये हमारे पास निष्क्रिय स्ट्रोक होते हैं जो किसी प्रकार का कोई कार्य संपादित नहीं करते। तो हमारे पास पावर स्ट्रोक एक ही होता है। तो वो पावर स्ट्रोक में जितनी ऊर्जा पैदा होती है वो सारी की सारी हमारा फ्लाई व्हील संग्रहित कर लेता है और बाद में जब ये निष्क्रिय स्ट्रोक आते हैं तो ये अपनी पावर उनको धीरे धीरे सप्लाई कर देता है और फिर बाद में फिर जब पावर स्ट्रोक आता है तो फिर ये ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है। इस प्रकार सीधी सी बात कहने की ये होगी कि हमारा फ्लाई व्हील होता है एक ऊर्जा संग्रहण डिवाइस होता है और इसे सामान्यतः आप जहाँ भी देखोगे ये कास्ट आयरन का बना होता है। प्रश्न ये आता है कि इसके भी क्या कोई टाइप्स होते हैं? तो इसका टाइप्स होते हैं 2 प्रकार के, एक डिस्क टाइप और दूसरा रिम टाइप। हमने यहाँ देखा कि हमारे पास 2 प्रकार के रिम हैं, ये जो हमारे फ्लाई व्हील है, एक डिस्क टाइप का और दूसरा रिम टाइप का। अब इसमें अंतर क्या होता है? डिस्क टाइप का होता है, इसका इस तरह से अगर हम बनाएं, इसका शेप बनाएं तो इसकी ये जो बाहरी परिधि होती है, इसका जो कट ऑफ सेक्शन होता है इस तरह से दिखेगा और यहाँ से जो दिखेगा वो इसका इस तरह से हमें प्रदर्शित होगा। मतलब कि ये किनारों से पतले और मध्य में से मोटे होते हैं। तो इनमें पूरा परिधीय बल इसकी सेंटर पर यहाँ पर कार्य करता है। इसी तरह अगर हम रिम टाइप देखें तो रिम टाइप का हमारे पास कट ऑफ सेक्शन आपने देखा होगा कुछ इस टाइप होता है। इसका पूरा का पूरा परिधीय बल इसकी बाहरी परिधि पर कार्य करता होता है। इसकी बाहरी मोटाई को इससे साधारण, इससे ज़्यादा मोटा बनाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो ये ऊर्जा को स्टोर करना और अनावश्यक स्ट्रोक जो आइडल स्ट्रोक होते हैं उसके समय इसकी ऊर्जा को, संग्रहित ऊर्जा को कार्य में लेना। अब दूसरी बात है इसके साथ अटैचमेंट क्या रहता है। तो इसके साथ अटैचमेंट हम यहाँ बात करेंगे कि जैसे हमारे फ्लाई व्हील आ गया, फ्लाई व्हील के साथ हमारा जस्ट इसके आगे गियर हाउसिंग फिट रहती है। गियर हाउसिंग में हमें पता है कि अलग अलग प्रकार के गियर रहते हैं। तो गियर में जब पावर जाती है तो उससे पहले हमें इसके हाथ यहाँ क्लच हाउसिंग फिट करनी पड़ती है और क्लच जिसके ऊपर हमें क्लच प्लेट को लगा करके कार्य में लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार की एक बात अब आगे बता देता हूँ कि कल हमारे जो इस सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह हम करवाएंगे आपको क्लच या गियर बॉक्स, ताकि आपके सीक्वेंस में ये कार्य आपके याद रहे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे इंजन वाल्व। तो
तो हमें पता होता है वाल्व किस काम में आते हैं। घरों में भी बहुत से वाल्व इस्तेमाल किए जाते हैं, गैस सिलेंडर में वाल्व है, पानी की टंकी में वाल्व है, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। वाल्व का काम होता है गैस या तरल पदार्थ को किसी एक मार्ग प्रदान करना, उसे आवश्यकता पड़ने पर खोलना व बंद करना। तो इस चीज़ को हम वाल्व कह देते हैं। और इंजन में बहुत से वाल्व प्रयोग किए जाते हैं, जैसे थर्मोस्टेट वाल्व है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है। और इंजन वाल्व का सबसे पहले मुख्य भूमिका रहेगी। यहाँ आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं इंजन वाल्व को समझाने की कोशिश करूँगा कि हम यहाँ देखेंगे कि ये देखो, हमने एक इंजन वाल्व का डायग्राम बना लिया। ये हमारे पास आ गया लॉक ग्रूव, ये आ गई इसकी टिप, ये आ गई इसकी स्टेम या डंडी, ये इसका फेस, ये इसका मार्जिन जिसे छूट कहते हैं, थोड़ा सा क्लियरेंस जा दिया जाता है, ये इसका एंगल है। एंगल के बारे में आपको प्रश्न भी बताया गया है कि हमारे यहाँ एंगल होता है 30 से 45 डिग्री रखा जाता है। और ये इसका हेड आ गया। अब ये वाल्व एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट, दो तरह के हम वाल्व लगाते हैं। तो वाल्व की संरचना ज़्यादातर हम सिलिकोक्रोम स्टील से बनाते हैं। बात रहती है आगे कि हमारे पास वाल्व कितने प्रकार से लगा सकते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो वाल्व हम एक साधारण कार्य के लिए वाल्व की शेप अलग अलग हो सकती है। टूलिप टाइप हो सकता है या फ्लैट हेड वाल्व हो सकता है। तो बात आती है अलग से वाल्व की। अलग से वाल्व आए तो हमारे पास एक अलग से वाल्व होता है जिसका नाम होता है सोडियम फील्ड वाल्व। तो सोडियम फील्ड वाल्व कैसा होगा? सोडियम फील्ड वाल्व ऐसा होता है, समय ही लुब्रिकेट होता रहता है। इसमें एक सोडियम नाम का पदार्थ भरा जाता है, जिसे इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि ये स्टीम अंदर से होलो होती है। अभी हम बात कर रहे थे सोडियम फील्ड वाल्व की। सोडियम फील्ड वाल्व में एक सोडियम नाम का द्रव्य भरा जाता है। ये अंदर से खोखला होता है, जैसे दिखा रखा है होलो स्टीम सोडियम। इसमें जो खोखली नली बनाई जाती है मेटेलिक सोडियम नामक का कुछ पदार्थ भरा जाता है, जो सोडियम 97.5 डिग्री पर पिघल जाता है। परंतु सबसे इसकी बड़ी बात ये रहती है कि सेमी तो कूल्ड होते हैं, बट इसका ये कारण होता है कि अगर किसी कारण से ये वाल्व लीकेज हो जाए और तो ये पानी के संपर्क में आने से ये ज्वलनशील होता है सोडियम, जिससे बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आगे बात आती है हमारे वाल्व को फिटिंग करने के लिए। वाल्व फिटिंग के लिए हमें क्या क्या आवश्यक होता है? तो वाल्व को फिट करने के लिए सबसे पहले हमने ये वाल्व बनाया। जो वाल्व हमेशा ये क्या किए जाते हैं, उल्टे फिट किए जाते हैं। जो फेस होता है नीचे की तरफ कर लिया जाता है। बाकी वाल्व अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है हमें कैसा करना है। तो सबसे पहले आता है वाल्व गाइड और वाल्व सीट। तो हम पढ़ते हैं वाल्व सीट। वाल्व सीट जब ये हमारा मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सिलेंडर हेड था, हमने यहाँ से वाल्व को निकाला और वाल्व को इस तरह से हमने इसमें डाल दिया, फिट करना है। अब जिस जगह से ये वाल्व जहाँ अपनी यहाँ ये बैठेगा, यहाँ एक इस तरह की सीट लगाई जाती है, जिसे बोला जाता है वाल्व सीट। अब बात आती है कि वाल्व गाइड क्या होती है। और गाइड का नाम से ही विदित होता है कि गाइड का होता है निर्देशित करना। तो निर्देशित करने से है कि जो ये स्टेम होती है सीधी चले, इसलिए ये इस खोखली जगह में एक इस प्रकार की नली लगाई जाती है, जिसे कट सेक्शन में बनाया जाता है। इस तरह से देखने में होगी, इसको लगाया जाता है। इसमें वाल्व स्टेम लगा दी जाती है, जिससे ताकि ये सीधी होकर के चले। आगे बात आती है हमारे वाल्व को रोके रखने के लिए या वापसी ले जाने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है स्प्रिंग, जिसे बोला जाता है स्पाइरल स्प्रिंग। स्प्रिंग संख्या में 1 या 2 हो सकते हैं एक वाल्व के लिए। उसके बाद में आता है हमारे पास वाल्व रिटेनर या वाल्व लॉक। जो यहाँ हमने वाल्व लॉक ग्रुप बनाया है, इस लॉक ग्रुप को रोके रखने के लिए हमारे पास रिटेनर होते हैं। रिटेनर की शेप अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जैसे मैं एक प्रकार आपको बना करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ अपनी संस्था में, अपनी ट्रेड में, व्यवसाय में कार्य करते वक्त देखा होगा कि इस तरह का एक रिटेनर होती है। संख्या में 2 लगे होते हैं। एक इस तरह का भी आपने रिटेनर देखा होगा। एक तीसरे टाइप का रिटेनर होता है ये, इसे बोला जाता है हॉर्स शू टाइप, इसे बोला जाता है पिन टाइप और इसे बोला जाता है कॉनिकल टाइप। तो हमारे पास स्पष्ट है कि हमारे पास 3 प्रकार के वाल्व रिटेनर होते हैं। एक कॉनिकल टाइप, पिन टाइप और हॉर्स शू टाइप। ये दोनों, अब प्रश्न ये उठता है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ये 2 प्रकार के वाल्व हमारे 2 स्ट्रोक इंजनों में वाल्व व्यवस्था में इस्तेमाल लिया जाता है। 4 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक के लिए पिन टाइप
इसका लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे पास वाल्व अरेंजमेंट होती है, जिसे मैंने साधारण अक्षरों में सुंदर सा लिख के बताया था, LIFT। तो एक L व्यवस्था होगी, I व्यवस्था होगी, F व्यवस्था होगी और T व्यवस्था, अरेंजमेंट जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ 3 व्यवस्थाएं दर्शाई गई है, चौथी मैं आपको करवा दूंगा। तो सबसे पहले इसकी शेप के अकॉर्डिंग ही आपने आंसर देना है। यहाँ ये देखा जाए तो इस तरह से L बन रहा है, तो ये हमारी है L व्यवस्था। यहाँ अगर आप देखें तो T, ये T नहीं बन रहा क्योंकि दोनों वाल्व हेड में फिट है। ये व्यवस्था आपकी आएगी I। और ये आगे आगे हमारी इस तरह से अगर आप इसको शेप में लें तो उल्टा F बनेगा, तो इसको बोलेंगे अपने F व्यवस्था। T व्यवस्था में वाल्व अरेंजमेंट इस तरह से रहेगा, आपका ये सिलेंडर रहेगा, ये खोखला सिलेंडर है, वाल्व आपके यहाँ फिट होंगे इस तरह से, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो अब आप इसको सही देखोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, एक वाल्व यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, ये व्यवस्था आपकी T रहेगी। अब इस व्यवस्था से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है आप यहाँ देखोगे। सबसे पहले हम L व्यवस्था पढ़ते हैं। तो L व्यवस्था में आप देखोगे एक वाल्व ये हमें दिख रहा है, तो मतलब ये दोनों वाल्व बिल्कुल एक सीध में लगे हुए हैं। ड्राइंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस वाल्व के पीछे ही दूसरा वाल्व है, मतलब कि इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व आपके सिलेंडर ब्लॉक में लगाए गए हैं। और इस व्यवस्था के लिए सिर्फ एक ही केम शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न यही उठेगा कि किस व्यवस्था में दोनों वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में लगाए जाते हैं, तो हम आपके लिए रहेगा L अरेंजमेंट। उसके बाद में आपके आता है I को ओवरहेड वाल्व अरेंजमेंट भी बोला जाता है। I में आपके दोनों वाल्व सिलेंडर हेड में लगे होंगे, जिन्हें खोलने के लिए आपको रोकर आर्म असेंबली, पुश रोड, जो आपके स्प्रिंग हेल्पर, नीचे टेपट, लिफ्टर, कैम लोब, इन सभी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो प्रश्न यहाँ उठेगा कि किस वाल्व व्यवस्था में आपके दोनों वाल्व सिलेंडर हेड में फिट किए जाते हैं, तो आई हेड या ओवरहेड वाल्व व्यवस्था। नेक्स्ट आती है आपके F वाल्व व्यवस्था में दोनों वाल्व एक सीध में तो लगे हैं, पर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो एक वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में और दूसरा सिलेंडर हेड में। सिलेंडर ब्लॉक वाला डायरेक्ट आपकी केम शाफ्ट से, यहाँ आपने एक केम शाफ्ट बना दिया, इस केम शाफ्ट से केम लोब से डायरेक्ट खुल जाएगा। और दूसरा ये केम शाफ्ट यहाँ लंबी कर दी जाए तो केम शाफ्ट के साथ हम फिर से टैप पैड, पुश रोड, रोकर लगा करके इस वाल्व को खोलने की व्यवस्था की जाएगी। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कौन सी वाल्व व्यवस्था में एक वाल्व सिलेंडर ब्लॉक और दूसरा वाल्व सिलेंडर हेड में लगाया जाता है। तो आपका आंसर फटाक से होना चाहिए कि F व्यवस्था। व्यवस्था आती है नंबर 4 T व्यवस्था। तो T व्यवस्था का प्रश्न सबसे मुख्य उठकर यही आता है कि कौन सी वाल्व व्यवस्था है जिसमें 2 केम शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ 2 कैसे इस्तेमाल होगी, क्योंकि यह सिलेंडर के इस तरफ है और यह सिलेंडर के इस तरफ है, तो एक केम से काम नहीं चलता, इसलिए इसकी अलग केम और इसकी अलग केम का इस्तेमाल किया जाता है। इस वाल्व व्यवस्था में दोनों वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में फिट किए जाते हैं और इसके साथ ही इसमें 2 केम शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, कल अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ आपको थोड़ा सा ये अरेंजमेंट दिखा देता हूँ कि जो हमारी ओवरहेड वाल्व व्यवस्था उसमें काम कैसे करेंगे। सबसे पहले नीचे केम शाफ्ट की केम लोब आ गई, इसके ऊपर लिफ्टर या टेपर जिसे बोला जाता है, ये इंजन ब्लॉक का डायग्राम, ये हमारी पुश रोड जिसे धकेल दंड भी बोला जाता है। यहाँ आएंगे हमारे एडजस्टिंग स्क्रू, ये रोकर आर्म है, ये इसमें बीच में दोनों में क्लीनेस रखा जाता है ताकि गर्मी पड़ने पर दोनों का तापमान बढ़ने से फैलें तो आपस में चिपके नहीं। वाल्व स्टेम, गाइड, स्प्रिंग, सिलेंडर हेड, वाल्व सीट और गाइड जो मैंने बताई थी वही, और ये वाल्व, इस तरह से ये वाल्व व्यवस्था रहती है। जैसे केम का दबाव पड़ता है ऊपर उठाता हुआ इसको दबेगा और वाल्व नीचे खुल जाएगा। जैसे ही केम लोब का दबाव हट जाएगा, केम लोब यहाँ आ जाएगी, तो इस पे जो रोकर आर्म का प्रेशर था वो हट जाएगा और स्प्रिंग फोर्स से वाल्व अपनी सीट पे पुनः बैठ जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।